हाथ डालते ही वह काली वस्तु पूरे कमरे में फैल गई। थॉमस भागना चाहता था, लेकिन काले बेलनुमा जीव उसे निगलने लगे। उसने जान बचाकर दरवाजे से छलांग लगाई और छिपकर देखा। अब अनेक दानव उस कमरे में एकत्रित हो चुके थे। थॉमस को एहसास हुआ कि नरक का द्वार यहीं से खुला है और इसका स्रोत यह घर और इसका रहवासी है। उसने वापस उसी कमरे की जांच की जहां पहले जानवर जम गए थे। अब वे फिर से जीवित दिखने लगे और दीवार पर मृतकों की तस्वीरों की भरमार थी। थॉमस को यकीन हो गया कि यह आदमी एक सीरियल किलर है। तभी उसे डेस्क पर रखे कैलेंडर में से 15 तारीख की पत्ती गायब मिली। वह जान गया कि अगली सुबह कुछ भयावह होने वाला है, लेकिन कहां और कैसे यह अब भी रहस्य था। उसी समय सूट वाले आदमी का साथी बंदूक की मांग करता हुआ लौट आया। थॉमस को खिड़की से भागना पड़ा। नीचे उसके पालने वाले 2 चिहुआहुआ कुत्ते उस पर भौंकने लगे, लेकिन वह छत पर चढ़ गया और छुप गया। उसने तुरंत शेरिफ को सब बताया। शेरिफ, जो थॉमस की यिन यांग दृष्टि को जानता था और उसके द्वारा पहले हल किए गए कई मामलों से वाकिफ था, उस पर भरोसा करता था। उसने थॉमस को कहा कि वह खुद कुछ न करे और नए पुलिस अफसर निक को उस आदमी की जानकारी जुटाने भेजा। शेरिफ ने कहा कि वह सूट वाले आदमी पर नजर रखेगा और थॉमस को अपनी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने को कहा। लेकिन जैसे ही वे दोनों चर्च की छत पर भोजन कर रहे थे, सूट वाला आदमी वहां पहुंच गया, इस बार बेहद क्रोधित और विकृत रूप में। थॉमस उसे देखकर सहम गया और प्रेमिका को लेकर चर्च के अंदर भागा। जैसे ही वे एक गुप्त दरवाजे से बाहर निकलना चाहते थे, एक यीशु की मूर्ति कांपने लगी और उन्होंने वहां से भागकर स्कूटर पर बैठते हुए जान बचाई। शेरिफ जब वहां पहुंचा तो सब कुछ तहस नहस मिला, लेकिन सूट वाले आदमी का कोई नामो निशान नहीं था। कोई उंगलियों के निशान भी नहीं थे। हो सकता है जो थॉमस ने देखा वह जिंदा आदमी नहीं था। जैसे ही वह अपने घर लौटने लगा, थॉमस को कुछ बिना चेहरे वाले भूतों ने घेर लिया। ये आत्माएं किसी अनजानी शक्ति से अपनी पहचान खो चुकी थी और थॉमस से मदद की गुहार लगा रही थी। वे उसे उठाकर एक जगह ले जाने लगे, लेकिन तभी पीछे से गोली चली और आत्माएं मारी जाने लगी, मानो कोई उसी दर्दनाक हत्याकांड को दोबारा जी रहा हो। थॉमस भी उस दर्द को महसूस करने लगा, लेकिन फिर भी आत्माएं उसे बचाने के लिए उसे एक बिस्तर पर लिटा गई। अगली सुबह वह अचानक जाग गया। यह सब सपना नहीं था, बल्कि आत्माओं की चेतावनी थी। वह तुरंत एक बॉलिंग एली पहुंचा, जहां उसने सपने में देखी आत्माओं की वर्दी जैसी वर्दी पहने कर्मचारियों को देखा, लेकिन वहां कोई आत्मा नहीं थी। यह तय था कि घटना वहां नहीं होगी। तभी उसे अपनी साथी ब्लैक गर्ल की बात याद आई, जिसने एक डरावना सपना देखा था। वह उसके घर गया और अपनी माध्यम क्षमता का प्रयोग करते हुए उसकी स्मृति में छिपे उस भयावह दृश्य को फिर से उजागर किया। एक प्रयास की भावना से थॉमस जल्दी से जल्दी ब्लैक माई के घर पहुंचता है। वह अपनी आत्माओं से बात करने की शक्ति का इस्तेमाल करके उसकी उस डरावनी सपने की यादें फिर से जगाने की कोशिश करता है। ब्लैक माई के वर्णन से थॉमस को पता चलता है कि आपदा वाले स्थान पर बहुत सी झिलमिलाती रोशनियां थीं। उसने स्पष्ट रूप से एक घूमने वाले झूले कैरोसेल के आसपास पुराने जमाने की बच्चों की धुनें सुनी। फिर आए पागलपन भरे दर्शकों की चीख पुकार, एक विशाल फव्वारा और हर ओर फैले शव और खून। ब्लैक में इन भयावह दृश्यों से डरकर सपना बीच में ही छोड़ जाग गई और देर तक